वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन प्रोसेस के नतीजे में हुकूमत साजी हुई, उसका आखिरी मरहला जो है वो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होगा। कल पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलीज़, नेशनल असम्बली और सेनेट जो है उसमें वोटिंग होगी और तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है कि अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान के 14वें सदर मुमलकत का इंतखाब किया जाएगा। ऐसे मौके पे हो रहा है कि जब अभी पार्लियामेंट के अंदर मखसूस नशिस्तों के कुछ नोटिफिकेशंस नहीं हुए, कुछ नोटिफिकेशन हुए, उनको हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट्स ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को नोटिस किए हुए हैं और स्पीकर असम्बलीज़ को हदायत किया है कि इनके हलफ ना लिए जाएँ, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर हलफ भी हुआ। तो इस सिलसिले में सारी सिचुएशन है, बात करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब टाइम देने का। सबसे पहला जो बुनियादी नुकता है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं और पोलिंग स्कीम जो सारी की सारी है, इलेक्टोरल कॉलेज भी जो है, कि आप समझते हैं कि इस वक्त जो तकरीबन 80 के करीब नशिस्तें नहीं थी जिनके नोटिफिकेशन होने थे, उसमें से बेशतर के इलेक्शन कमीशन ने किए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने नेशनल असम्बली और पेशावर KP असम्बली के बारे में जो 23 और 29 अरकान थे उनका कहा था कि हलफ नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह सिंध में केस गया, वहाँ भी 3 अरकान थे, तो सिंध कोर्ट ने अभी 28 मार्च रखी है हेयरिंग की डेट और कहा है जी कि इनका वोट आप शुमार ना करें काउंटिंग में अगर ये फैसला कोई मरहला आता है। तो ये इतना नंबर जो है कि अराउंड 42 इलेक्टोरल वोट हैं प्रेसिडेंट के, अगर वो नहीं है और फिर इलेक्शन होने जा रहा है तो उसकी जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो कितनी होगी, इसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी। देखिए, अभी तक तो सिर्फ यही हुआ है ना कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आप वो वोट नहीं दे सकते, उनको हालत नहीं दे सकते, सिर्फ यही हुआ है। उन्होंने उसको फैसला, उसके फाइनल फैसला तो किया नहीं है। फाइनल फैसला तो बात सुप्रीम कोर्ट। तो फिलहाल जो कॉन्स्टिट्यूशन है असेंबली की, के बेसिस पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन तो हो सकते हैं। और अगर फर्ज किया ये जो स्टे दिया गया है, अगर ये बाद में ये सीट मिल भी जाती हैं ये सुन्नी काउंसिल को, तो उस सूरत में भी उनके पास मेजॉरिटी तो नहीं होती, तो इस वजह से फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। अच्छा, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जाता है। आपको याद होगा जुलाई 2022 में जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का मामला था, हमजा शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही मद्दे मुकाबिल थे और 25 अरकान असम्बली उस वक़्त नाअहल करार दिए गए थे। वो 63A की ग़ालिबन तशरीह जब की गई थी तो जो मुनरिफ हो गए थे और उसमें 20 जनरल इलेक्शन होने थे, 5 रिज़र्व सीट थी। तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन को डिले किया था कि ताकि आपकी असम्बली कंप्लीट हो और ये 25 अरकान बड़े अहम होंगे वोट में। तो उस तनाज़ुर में कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ पर भी जैसे महमूद खान अचकज़ई ने आज इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दी कि ये क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए जब तक कंप्लीट नहीं होता उस वक्त तक जो है कि इसको रोका जाए, आगे किया जाए। तो ये ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, हो तो सकता है, लेकिन उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि आप देख रहे हैं, जिस मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कि अगर फ़र्ज़ किया वो सीट्स मिल भी जाती हैं PTI को बाद में, तो उससे उनकी जो नंबर्स हैं असेंबली में वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि वो असरअंदाज हो सके वोट का। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आप पहली एग्जाम्पल दे रहे थे उसमें तो फ़र्क पड़ सकता था, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हर सूरत ये मखसूस नशिस्तें हैं, इलेक्टेड नशिस्तें नहीं है, मखसूस नशिस्तें हैं। वो मिलनी चाहिए उनको, यकीनन वो मेरे ख्याल में तो मिलनी चाहिए उनको। अब उसमें जो किस तरह से मिलेगी वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो वो नहीं है मखसूस नशिस्तें उनके पास। तो उनको अगर ना भी आते हैं तो इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का होगा उसमें इससे कोई खातिर खा मुज़ायका नहीं। अच्छा, इससे पहले भी ये इतराज़ किया जा रहा था जब स्पीकर के इलेक्शन हुए, डिप्टी स्पीकर के हुए, फिर कायदे ऐवान के इंतखाब हुए, उस वक़्त तक ये जितनी भी रिज़र्व सीट्स थी इन तमाम के नोटिफिकेशन नहीं हुए थे और ये कोई 80 से ज़्यादा उस वक़्त नशिस्तें थीं। और उस वक़्त भी ये इतराज़ फ्लोर के ऊपर किया जा रहा था कि ये क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है। और आपको याद होगा जब नेशनल असम्बली का सेशन भी कॉल इन किया जा रहा था तो पहली समरी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इतराज़ लगाया था कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, आर्टिकल 51 पूरा का अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, तो फिर कैसे इजलास बुलाया जाए। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ 29 फरवरी को बुला लिया। तो ये किसी भी मरहले के ऊपर अगर आगे जाकर, क्योंकि अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस जाएंगे, कुछ इलेक्शन कमीशन में पड़े हैं, फॉर्म 45, 47 का तनाज़ा अपनी जगह भी कायम है,
तो ये इनबैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो फिर उस वक्त आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सारा का सारा? देखिए, डिपेंड करता है कि कितने सीट्स हैं। अगर तो सीट्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट फॉल गिर जाएगी। ये तो एक नॉर्मल तरीका होता है, कोई नई बात नहीं है। इलेक्शंस में हमेशा से प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स के फैसले देर से आते हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स हो तो ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है, इस वक्त इतनी मेजॉरिटी है इन लोगों की जो हुकूमत में अभी आए हैं कि वो इसको सस्टेन कर सकते हैं, और दूसरे लोगों को दूसरी सीट्स मिल भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सदर को अपने मनसब से हटाने का जो तरीक़ाकार है आइन में, उसमें इम्पीचमेंट है, और या वो खुद रिज़ाइन कर दें। और हम एक मफरूज़े की बुनियाद पर देख रहे हैं कि अगर कहीं ऐसी स्टेज आ जाती है जिसके अभी मैंने क्वेश्चन किया कि अच्छा नंबर चेंज हो जाता है, तो फिर क्या सदर मुमलकत की इम्पीचमेंट करना पड़ेगी, या सदर साहब खुद इखलाकी तौर के ऊपर इस्तीफ़ा दे दें? अगर इम्पीचमेंट करना पड़ेगी तो फिर वो ग्राउंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, क्या वो ठीक होंगी, वैलिड होंगी? देखिए, सदर साहब की तो टर्म तो ख़त्म हो गई अब, और उनके इलेक्शन कल हो रहे हैं, और सदर साहब ने तो गार्ड ऑफ ऑनर भी इंस्पेक्ट कर लिया। नहीं, नए तो नए प्रेसिडेंट की बात हम करें ना, जब नए अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर नंबर चेंज हो जाता है, अगर जरदारी साहब नहीं डेफिनेटली आ जाएंगे। नहीं, देखिए, जो भी आए, जरदारी साहब तो डेफिनेटली आ जाएंगे। जो अभी जो वोटिंग की तनासब है असेंबलीज में, उससे तो साफ जाहिर होता है कि जरदारी साहब को मेजॉरिटी सीट्स मिलेंगी, अगर उन सीट्स को भी इकट्ठा कर दिया जाए जो कि पीटीआई को नहीं मिली। अभी तो बन जाएंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि बाद में अगर ये नंबर चेंज हो जाता है, फिर सदर को अगर हटाना पड़ जाता है, हुकूमत तो अदम एतमाद उसमें आ जाएगी। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर बाद में सब की सब सीट्स उनको मिल भी जाती हैं, फिर भी नंबर इतने नहीं होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है असेंबली की, उसमें कोई फर्क पड़ेगा। और मतलब किसी स्टेज के ऊपर आप समझते नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो रिज़र्व सीट का सारा तनाज़ा पैदा हुआ, जिसकी वजह से आज ये सारे मसले मसाइल भी हैं और अभी अदालतों में मामले गए हुए हैं, ये आपकी नज़र में जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है उसके तहत तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि जी के आज़ाद जो हैं वो 3 दिन के अंदर अंदर जब गज़ट नोटिफिकेशन होगा तो किसी भी जमात में शामिल हो जाएं, और फिर वो शामिल हो जाएंगे तो फिर रिज़र्व सीट दी जाएंगी। अब जो सारा ये तनाज़ा पैदा हुआ है, आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन ने ठीक तशरीह की है या नहीं? ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती थी, उनको मिल जानी चाहिए थी? देखिए, जहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, कानूनी तौर पर तो वो फैसला सही है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जो पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है, तो उसको उसमें अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तो वो उसका मेंबर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर उसमें यह है कि जो कैंडिडेट्स हैं, खास जो हैं उनके लिए, उनके नाम जो हैं उस पार्टी को पहले से देने होते हैं, उस दौरान देने होते हैं जिस ज़माने में कि नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो रहे होते हैं। वो उन्होंने किया नहीं था, ये सुन्नी काउंसिल ने, और इनका तो कोई मेंबर भी इलेक्ट नहीं हुआ, ना ये इलेक्शन में खड़े हुए। तो टेक्निकली तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो सही है कानून के लिहाज से। लेकिन अगर आप उसको कानून की अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को देखें तो उसके लिहाज से वो सही नहीं लगता, क्योंकि जो मकसद था, खुसूसी जो सीट दी गई हैं माइनॉरिटीज़ को और फीमेल्स को, वो इस वजह से दी गई हैं क्योंकि हमारे मुल्क में आमतौर से ये एक डिप्रेस तबका होता है हमारे यहाँ, जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो ख़वातीन होती हैं, तो इस वजह से उनके लिए खुसूसी सीट्स मुकर्रर की गई हैं ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो। तो अगर आप उसको स्टॉप करते हैं तो इसके मतलब उनकी रिप्रेजेंटेशन पूरी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो अगर इस रूह से देखा जाए, इस नज़रिए से देखा जाए, तो यकीनन इलेक्शन कमीशन को इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए था, उसको इंटरप्रिटेशन करके उनको सीट दे देनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे मुवाजना अगर कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी स्पिरिट का और लॉ का आ जाए, तो आप नहीं समझते कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि वो सुप्रीम होता है, लॉ जो है फिर सेकेंडरी उसकी पोजीशन होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पहले जो है कि वो फॉलो करना चाहिए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कानूनी तौर पर तो वो सही है इलेक्शन कमीशन, लेकिन अगर आइन की रूह को देखा जाए और जो मकसद है खुसूसी जो सीट्स का, उसको इसकी तरफ देखा जाए, तो वो यकीनन गलत था और उनको सीट्स मिल जानी चाहिए।
बहुत से लोग इसमें ना ये हवाला भी देते हैं कि जब कानून की बात कर रहे थे तो केपी असम्बली में 2018 के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी वहाँ पे नहीं थी, ना उसने इलेक्शन लड़ा था, ना उनकी कोई नशिस्त थी बलूचिस्तान इसमें केपी असम्बली में। लेकिन वहाँ पे गालबन 3 या 4 आज़ाद अरकान थे जिन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। फिर उनको वहाँ पे रिजर्व सीट भी दी गई थी उसी असूल के तहत, जिस असूल के तहत अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्लेम कर रही थी। तो यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन आप समझते हैं या लेकिन या वहाँ पे कुछ और ऐसी चीज़ थी कि ठीक है वहाँ बनती थी या नहीं बनती? उसका और इसका मुवाजना तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो खुसूसी सीट्स की बात हो रही है जिसकी वजह मैंने आपको बता दी। क्योंकि जो तबका खातून का तबका है और माइनॉरिटीज़ का तबका है वो उनकी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होती है हमारे मुल्क में असेंबलीज में। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये खुसूसी सीट्स शुरू की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी प्रोविजन। तो उस नज़रिए से आप देखें तो अगर उनको सीट नहीं मिलती तो ये एक किस्म की खातून के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए नाइंसाफ़ी। अच्छा, ये जो एक सारा आप समझते हैं कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एक क्राइसिस है और इसको अगर जल्द हल ना किया गया तो अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर पहले ही कोई इतनी ज़्यादा साजगार नहीं है और मीशत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसको कितना जल्द अज जल्द जो है कि एमिकेबली इसको हल करना चाहिए ताकि कुछ चीज़ें स्मूथली आगे चलें? जी बिल्कुल, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये मामला खुसूसी जो सीट्स का, और सुप्रीम कोर्ट यकीनन एक दिन के अंदर फैसला कर लेगी। इसमें कोई ज़्यादा बहस की जरूरत नहीं, फैसला हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। चल, बहुत शुक्रिया। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और पाकिस्तान में इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है इसमें, और ऐसे वक्त पे हो रहा है कि जब पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा अभी तक जो है कि वो इलेक्शन कमीशन और अदालतों के अंदर बरकरार रहा था। इस वक्त पंजाब और सिंध के अंदर और इवन नेशनल असम्बली में भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जिनके मामलात अदालतों में उनके हलफ हुए हैं। केपी के अंदर 29 अरकान के अभी हलफ नहीं हुए, और वहाँ पे क्योंकि स्पीकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है वो शायद हलफ नहीं भी होगा, लेकिन कौमी असम्बली में, सिंध में और जो 55 अरकान इन तीनों में, और 26 अरकान जो है कि वो पंजाब असम्बली में थे। पंजाब असम्बली में भी 24 अरकान का हलफ हुआ है। लेकिन अभी देखना होगा कि ये अगर वोट डालते हैं, और केपी की जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने 13 मार्च तक जो है कि वो इनको हलफ बर्दारी रोकी हुई थी, और इसी तरह से सिंध में भी और नेशनल असम्बली की जो नशिस्तें थी उस वाले से भी अदालतों के फैसले मौजूद हैं। तो क्या इसके बाद कोई नई तौहीन अदालत का मामला भी शुरू होता है या नहीं होता? और फिर ये जो वोट अगर कास्ट होते हैं तो अगर इनको गिनती में शुमार होता है तो फिर ये एक नई लीगल डिबेट शुरू होगी, दोबारा अदालतों के अंदर मामला जाएंगे। तो जो सियासी मामला सियासी प्लेटफॉर्म पे हल होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे। हर मामला जो है कि अदालत में जा रहा है और अदालतों के ऊपर बोझ भी पड़ रहा है, और फिर हर तरफ से तनकीद भी हो जा रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मामला कैसे चलते हैं। आज तक लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।